नमस्कार दोस्तों, बिजनेस माइंड में आपका स्वागत है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी। और इससे पहले कि अगर हिस्ट्री, पॉलिटी और वो से कुछ नहीं होता, जियोग्राफी हो जाता है। ठीक है। और जितने भी सब्जेक्ट हैं ये पुरानी वीडियो में सब पढ़े हुए हैं, जाकर देख लेना। ठीक है। सबसे पहला चैप्टर है इसमें राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। इसको देखते हैं, पार्ट 2 में कर देंगे। ठीक है। दो, पार्ट 1 और पार्ट 2। लॉरेंस वक्र द्वारा मापा जाता है। आय की विषमता को लॉरेंस वक्र के द्वारा मापा जाता है। भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा। जनसंख्या में तेज वृद्धि, मूल्यों में भारी बढ़त एवं कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में धीमी गति। वर्ष 2000 और 2001 के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर भारत की आर्थिक विकास दर 6% है। आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.8% है। आर्थिक आंकड़ित वर्ष 1999-2000 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि आकलित की गई है 5.9%। आर्थिक समीक्षा 18-19 के अनुसार 6.8%। वर्ष 1998-99 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षित वार्षिक दर 5.8% है। नव नवम पंचवर्षीय योजना के मसौदा के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7% है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 1995-96 में थी 7.5%। भारत में 2008-9 में सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर 6.7%। एशियाई विकास रिपोर्ट 2004 के अनुसार वर्ष 2005 में भारत की समृद्धि दर 6.9%। एशियाई विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में 5.1%। 2005-6 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई 8.4%। जनवरी 2020 में UNWESP के अनुसार 5.7%। जून 2014 तक उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013-14 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर थी 4.7%। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय समूहों का आकलन किया जाता है CSO द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन नियमित रूप से किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। प्रति व्यक्ति चालू कीमतों पर आय वर्ष 2004-2005 में सबसे कम थी बिहार में। वर्ष 2019 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा में 5,24,025 रुपये, जबकि न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय बिहार में 47,541 रुपये की है। प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक कहाँ पे है? गोवा में। प्रति व्यक्ति वार्षिक आय न्यूनतम आय आंकी गई बिहार की। भारत सरकार द्वारा मार्च 2011 में प्रसारित विज्ञप्ति के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 2009-2010 के दौरान सर्वाधिक थी गोवा की। भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है बिहार में। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त मात्रा प्रति व्यक्ति उत्पाद। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाना है प्रति व्यक्ति उत्पाद। हिंदू समृद्धि दर का संबंध है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। भारत में हिंदू समृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है 1999 से 2000। इस समय 2015 से भारत की आयु के अनुमान हेतु आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त हो रहा है 2011-12। भारत में राष्ट्रीय आय की संगणना का वर्तमान में आधार वर्ष 1999-2000। भारत में राष्ट्रीय आय के मापने का सही आधार वर्ष है 2004-2005। बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम दर थी वर्ष 1996 से 97। बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम प्राप्ति दर है 1996-97। इस समय भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है 14.4%। आज भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान है 14.4%। वर्ष 2006-7 में भारत के GDP में उद्योग के अंश 25 से 36% के मध्य है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में 2010-11 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का योगदान रहा है लगभग 15%। वर्ष 2006-2007 में भारत में बचत अनुपात है GDP के 32% के ऊपर। वर्ष 2018-19 में 30.5%। दशक 2001-2010 में भारत के सकल घरेलू बचत की उच्चतम दर प्राप्त हुई थी वर्ष 2007 से 2008 में। भारत में वर्ष 2008-9 में कर GDP अनुमान
अनुमानित था 17.84%। भारत में कर राष्ट्रीय उत्पाद अनुपात कितना है? लगभग 10%। भारत में बचत में सर्वाधिक योगदान करता है घरेलू क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है योजना आयोग। वर्तमान में नीति आयोग नोडल एजेंसी है। ठीक है। आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा की थी केलकर कमेटी ने। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया दादाभाई नौरोजी द्वारा। राज्य के अर्थ एवं संख्यिकी निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1991 से 2000 के दौरान सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उत्तर प्रदेश का योगदान घटा है 5%। आर्थिक नियोजन के युग में आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र हिस्सा कितना है? पहले बढ़ा फिर कम हुआ। केंद्रीय बजट 2016-17 के अनुसार 15% का अधिकार देय होगा 1 करोड़ रुपए के आय होने पर। मार्केट कैप का परिमाण उसके जीडीपी से अधिक है यूएसए की। जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। राष्ट्रीय संपदा में शामिल नहीं किया जाता है मुद्रा पूर्ति। यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। भारत में 2009-10 में स्वास्थ्य पर लोक व्यय जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 1.09%, वर्ष 2018-19 में 1.5%। पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेजुटी भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए, वर्तमान में 20 लाख है। साधन लागत फैक्टर कॉस्ट पर स्थिर कीमतों पर जीडीपी की समृद्धि दर सर्वाधिक थी वर्ष 6-7 में। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचांक। भारतीय अर्थव्यवस्था ने सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की है 2006-2007 में। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड प्रयोग नहीं किया जा सकता पते का प्रमाण। संघ के बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद प्राय होती है राज्यों का अनुदान। अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड संबंधित है आयकर से। जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे कहते हैं राजस्व घाटा। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है पूर्ण रोजगार। केंद्र सरकार के बजट में चालू खातों में व्यय का सबसे बड़ा मद है ब्याज भुगतान। वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने वर्ष 2005 के बजट से परिणाम आउटकम बजट का विचार लागू किया है। इसके अंतर्गत परिणामों की यथार्थता सत्यापित करने का दायित्व होगा वित्त मंत्रालय और योजना आयोग का संयुक्त रूप से। संघ बजट 2010-11 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया है सकल घरेलू उत्पाद के 2% से कम। संघ बजट 2019-20 में 0.2% है। भारत में सकल घरेलू बचतों का सर्वाधिक हिस्सा भौतिक परिसंपत्तियों का। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई वीपी सिंह के द्वारा। मुद्रास्फीति की दरें आधारित होती हैं थोक मूल्य सूचांक पर। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश की है केलकर समिति ने। भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता मार्ग कर टोल टैक्स। मॉडवेट संबंधित है मूल्यवर्धित कर वैट से। भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था कोल्डर ने। वह कर जो संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है कृषि आय के अतिरिक्त अन्य पर कर। केलकर समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में निगम कर को घटाकर 30% करने का सुझाव दिया है। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है उत्पाद शुल्क। भारत में केंद्र सरकार की कर आय के दो सबसे बड़े स्रोत हैं केंद्रीय उत्पाद कर तथा तटकर। खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्य की वृद्धि नहीं करता कौन? आयकर। अप्रत्यक्ष कर क्या है? बिक्री कर है। केंद्र सरकार नहीं लगाती क्या नहीं लगाती? मनोरंजन कर। प्रत्यक्ष कर आयकर वैट लगाया जाता है उत्पादन तथा अंतिम विक्रय के सभी चरणों पर। वर्ष 2009-10 में संघ सरकार के कर आय का सर्वप्रमुख साधन रहा निगम कर कॉर्पोरेशन टैक्स। वर्ष 2019-20 में निगम कर 21% है। 13वें वित्त आयोग की संतुष्टियों के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी केंद्रीय करों में न्यूनतम होगी 32%। 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत 42%। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा। वर्ष 2009-10 में संघ सरकार के कर आय का सर्वप्रमुख साधन है निगम कर। वर्तमान में भी राज्य सरकारों द्वारा नहीं लगाया जाता निगम कर। आयकर छूट नहीं है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना पर। सैनवेट का संबंध है केंद्रीय उत्पादन शुल्क से। केंद्र को वर्ष 2007-8 में सर्वाधिक आय प्राप्त हुई निगम कर से। वर्तमान में भी निगम क्षेत्र की आय से संबंधित नहीं है सामूहिक अतिरिक्त लाभ कर।
केवल संघीय सरकार के लिए होती है। सीमा शुल्क, निगम कर। आगम को सबसे बड़ा स्रोत है निगम कर। एक कर जो समूह जो एक कर समूह जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं और राज्यों के साथ बांटा जाता है। आयकर, निगम कर और उत्पाद कर। प्राथमिक मूल्यों पर भारत की सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक अनुपात है। राजकोषीय घाटा। प्रत्यक्ष कर है संपदा कर। वह कर जो संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है। कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। वर्ष 2013-14 में संघीय सरकार के कर आगमों साधनों में सबसे बड़ा स्रोत था सामूहिक कर। स्मार्ट सिटीज मिशन में जल तथा मलजल सीवरेज का वित्त पोषण जिस राजस्व से होगा वह है संपत्ति कर। स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने 6 नवंबर 2015 को उपकर लगाया। इस उपकर की दर क्या है? 0.50%। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर हो जाता है राजकोषीय घाटे के। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद क्या रहा है? ब्याज ब्याज की अदायगी। भारत का संघीय बजटों में सबसे अधिक रकम होती है आगम रेवेन्यू में। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है सीमा कर के नाम से। केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद होती है ब्याज की अदायगी। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान राजकोषीय घाटा। वर्ष 2000 और 2001 में केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा स्थिर रखा गया 5.1% पर। वर्ष 2019-20 में 3.3% पर। वर्ष 1995-96 में केंद्र सरकार की आगम आय में तटकर तथा उत्पाद कर का योगदान था 42%। वर्ष 2019-20 में 25%। वर्ष 1996 और 97 के संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 5%। संघीय बजट 2011-12 में सर्वाधिक धन का आवंटन किया गया ऊर्जा पर। 13 फरवरी 2014 को लगातार छठवीं बार शून्य घाटे का बजट प्रस्तुत किया जम्मू तथा कश्मीर ने। समयावधि 2008-10 के मध्य है। केंद्र सरकार के चालू खाते में से व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है ब्याज भुगतान। संघ बजट 2010-11 में राजकोषीय घाटा अनुमानित है जीडीपी का 5.5%। वर्ष 2019-20 में जीडीपी का 3.3%। यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा सकल प्राथमिक घाटा। 12वें वित्त कमीशन की सिफारिश के अनुसार वर्ष 2009-10 तक केंद्र तक एवं राज्यों का राजस्व घाटा होना चाहिए 0%। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव कितना रहेगा? अधिक रहेगा। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में पारित किया गया था 2003 में। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजटों में व्यय का सबसे बड़ा मद है ब्याज की अदायगी। संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है घरेलू उधारों से। भारतीय केंद्र सरकार के बजट में राजस्व घाटे से बहुत ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त होता है प्राथमिक घाटा। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका है? राजकोषीय घाटे का। वर्ष 2015-16 में संघ सरकार के बजट में बीमा कंपनियों की अंश पूंजी के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ाकर कर दी गई 49%। वर्तमान में कितनी है? 74%। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वी रेड्डी। 15वें एन के सिंह। 15वें के कौन है? एन के सिंह। 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय सरकार के बांटे जाने वाले करों में राज्यों का प्रतिशत हिस्सा 30.5। 14वें वित्त आयोग के अनुसार 42%। वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं बांटती है। क्या नहीं बांटती? तटकर। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए। भारत के 13वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों की सृजित आय को राज्यों के मध्य बंटवारे की संतुष्टि करते समय सर्वाधिक भार दिया है। जनसंख्या पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5वें वर्ष की अवधि के लिए। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों की समय अवधि है 2010-2015। 13वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय कर राजस्व को राज्यों में बांटने हेतु संतुष्टि की गई 32%। 13वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित है कि केंद्र एवं राज्यों का संयुक्त ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 14-15 तक होना चाहिए 76%। 12वें वित्त आयोग के अनुसार केंद्र द्वारा राज्यों को स्थानांतरित किए जाने वाले हिस्सेदारी योग्य है। कर संग्रह की मात्रा निर्धारित की गई 29.5%। 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय सरकार की निर्वाचित राज्यों का अंश 30.5%। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा कितना है? वित्त आयोग की सिफारिश पर। बंटवारा किसके मध्य होता है? केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा वित्त आयोग की सिफारिश पर। 11वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की है कि संघ द्वारा एकत्रित करों की धनराशि में राज्यों का वितरण योग्य अंश कितना होगा? 29.5%। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई।
अनुच्छेद 268 टू 81 के अंतर्गत। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर बांटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि वह विफल हुई तो इससे स्थिति उत्पन्न होती है। मुद्रास्फीति। आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व है वित्त मंत्रालय का। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सहायिका का मान सबसे अधिक रहा है 2007-2008 में, वर्तमान 8.5%। वर्ष 2009-2010 में सेवाएं जो कर के दायरे में रही की संख्या थी 114। आयगत लेखे पर संघ सरकार के व्यय का सर्वप्रमुख मद है ब्याज भुगतान। 13वें वित्त आयोग द्वारा यह प्रस्तावित है कि केंद्र एवं राज्यों का संयुक्त ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 14-15 तक होना चाहिए 68%। सार्वजनिक क्षेत्र की बचतें 1998-99 के पश्चात ऋणात्मक रहने का उपरांत धनात्मक हो गई हैं 20। संघीय बजट 2005-6 में प्राप्तियों का सबसे बड़ा स्रोत था उत्पाद कर, वर्तमान में निगम कर। आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए उत्तरदायित्व है वित्त मंत्रालय। चालू खाते रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को घोषित किया गया 1994 से। जिला साख योजना बनाई जाती है लीड बैंक के अंतर्गत। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा। भारत के वाणिज्यिक बैंकों की ग्राहक सेवा सुधार हेतु बनी कमेटी जानी जाती है गोपुरिया कमेटी। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा जिसका है वह है स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? आरबीआई। भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था 1994 में। वह संस्था जिसकी अध्यक्षता किसी महिला ने नहीं की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान में रुपए की परिवर्तनशीलता का अर्थ है रुपया सभी प्रकार के चालू व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। हाल के वर्षों में भारतीय रुपया मजबूत हुआ है डॉलर के मुकाबले। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार शुरू की गई थी 1862 में। एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है विदेशी विनिमय दर स्थिरता। भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है वृहत मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद में। भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति प्रारंभ हुई थी 1957 से। आरबीआई का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। रिजर्व बैंक के वह गवर्नर जो वित्त मंत्री भी हुए सीडी देशमुख। हाल ही में भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूंजी को क्रय किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगी। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय सिक्योरिटीज में व्यापार करना। गिल्ट एड्स में विड़प्पन संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में करता है आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सही कथन नहीं है, यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में ट्रेजरी बिल भेजे जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है पीएलआर। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है साख सृजन का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नोट निर्गमन की निम्न पद्धति के अनुसरण किया जाता है न्यूनतम कोष पद्धति। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। भारत में नगद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए सत्य कथन है, यह साख सृजन को कम करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाल के आकलन के अनुसार वर्ष 2000 से 2003 में विकास दर 5 से 5.5%, वर्ष 2019 से 20 के लिए 6.69। वह राज्य जिसके व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है जम्मू और कश्मीर। भारत में सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत है वित्त मंत्रालय। भारत में व्यवसायी बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण करता है भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई के खुले बाजार संचालन ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय शेयरों का क्रय और विक्रय। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण। भारतीय मुद्रा में 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर पर। भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है 10,000 रुपए तक। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। अक्टूबर 2001 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक रेट 7% से घटाकर कर दिया गया 6.5%। वर्तमान में कितना है 5.4%।
पिछले एक वर्ष अर्थात जून 2010 से जून 2011 के मध्य रेपो रेट के अंतर की कोटि रही है 1% वर्तमान में 5.1% है। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं यानी जानी जाती है रिजर्व रेपो रेट। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? रेपो रेट। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक द्रव्यता लिक्विडिटी बनाए रखने हेतु जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों का ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट। बैंकों को अपने पास नकद धनराशि और कुल परिसंपत्ति के बीच एक अनुपात बनाए रखना पड़ता है, इसे कहते हैं हम SLR। एक रेपो दर को नियमित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि कोष उधार देता है कहलाती है रेपो दर। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था समाज के कमजोर वर्ग के लिए, निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए एवं सरकार को सस्ते ऋण सुलभ कराने के लिए हाल ही में ब्याज रेट घटाई गई। 30 सितंबर 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक की नीति समीक्षा के समय रेपो रेट था 8%, वर्तमान में कितना है? 5.15%। वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ है ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती। कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया वर्ष 1969 में। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1971 में व्यापारिक बैंकों का साख जमा अनुपात निरंतर बढ़ा है। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं 17। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कितनी हुई थी? वर्ष 1975 में। अभी हाल में स्वाभिमान नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सावधि जमा धनराशि। भारत में व्यापारी बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है सावधि जमाएं। सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखाएं खोली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। एक वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है किसानों को साख। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है। भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना। राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है ICICI बैंक। अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ हुआ था दिसंबर 1969 में। लीड बैंक का कार्य किया जाता है इस कार्य हेतु नामित बैंक द्वारा। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्य बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। भारत में वाणिज्य बैंकों का निजीकरण हुआ 1969 में। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किया गया नाबार्ड के अधीन। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है नाबार्ड द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था है नाबार्ड। नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब रखता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। भारत में नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता निर्यात आयात बैंक को। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न कराना। प्रतिछाया बैंकिंग वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है बैंकिंग अधोसंरचना को सिकुड़ना। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था जुलाई 1969 में। वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है निम्न आय निक्षरता एवं बैंक शाखाओं का अभाव। पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों में से एक जिसमें सरकार की 100% शेयर पूंजी है BHEL। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिमल जाल पैनल गठित किया गया था नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझावों हेतु एक समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष कौन है? YH मालेगाम। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं राजा J चेलैया। नर्सिंग समिति का संबंध है बैंकिंग संरचना सुधारों से। भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण किया गया था तरोपोर समिति द्वितीय द्वारा। स्वयं सहायता समूह SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम को क्रियान्वित नहीं करता। नाबार्ड मुद्रास्फीति घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। नवरत्न का तात्पर्य है सार्वजनिक क्षेत्र के वे 9 उद्योग जिन्हें पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई है। CBDT जुड़ा रहता है आयकर के करों के साथ। गिल्ड आधारित बाजार के मायने सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम करता है भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय संख्यायिकी संगठन। गिल्ट एड्स
बाजार संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों से। भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है सेबी। दलाल स्ट्रीट स्थित है मुंबई में। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता समुद्री बीमा पर। एक्श्यूरीज शब्द संबंधित है बीमा से। शब्द बुल तथा बियर जुड़े हैं शेयर बाजार से। कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है क्रिसिल। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड में मुख्यतः बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड का आशय प्लास्टिक मनी। यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। काली मुद्रा। बीएसई ग्रीनएक्स में सम्मिलित है 25 कंपनियां। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक भारतीय स्टेट बैंक, एलआईसी और जीआईसी और आईडीबीआई। पूंजी बाजार से आशय है शेयर बाजार से। यह भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार है। इसे दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है एवं इसके शेयर सूचांक को सेंसेक्स नाम से जाना जाता है। बम्बई शेयर बाजार। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है शेयर बाजार से। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, केयर और इक्रा। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचांक निकी। विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य है ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है सेबी। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज स्थापित हुआ था वर्ष 1882 में। निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमानित मिली है 1993 में। सीबीडीटी जुड़ा रहता है आयकर से। विदेशी बैंकों में से जो भारत में कार्य संचालन कर रहे हैं की सबसे अधिक शाखाएं हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। वर्ष 2004 में काबुल में काउंटर खोलने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है पंजाब नेशनल बैंक। एक निजी बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीसीआई बैंक। कोषीय परिचालन में दक्षता एवं कार्यक्षमता के लिए एशियन बैंक अवार्ड्स 2001 प्रदान किया गया भारतीय औद्योगिक विकास आईडीबीआई को। कृषि तथा संबंधित क्रियाओं हेतु सबसे कम संस्थागत साख प्रदान कर रहा है विदेशी निजी बैंक। जनपद स्तर पर कार्यरत है केंद्रीय सहकारी बैंक। भूमि विकास बैंक का भाग है सहकारी साख संरचना का। कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है भूमि विकास बैंक। हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत है वाणिज्य बैंक। एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1982 में। केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र है जनपद स्तर पर दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना कार्य है भूमि विकास बैंक का। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई थी। यह अवस्थित था झांग में। कृषि साख के क्षेत्र में शीर्षस्थ संस्था है नाबार्ड। भारत में आवासीय कीमतों का सूचांक रेजिडेक्स प्रारंभ किया गया था 2007 में। 31 मार्च 2015 तक इस गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंक खोलने का लाइसेंस दिया गया आईडीएफसी। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण का। भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। अवमूल्यन। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किया गया था वर्ष 1949 में। एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से आच्छादित है उपभोग साख एवं निवेश साख। वह पंचवर्षीय योजना जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। समृद्ध ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में फैला छठी योजना में। पंचवर्षीय योजनाओं में किस योजना का ध्येय समपोषणीय वृद्धि था 12वीं। गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था पंचम पंचवर्षीय योजना में। भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में। विजन 2020 प्रपत्र तैयार किया गया था योजना आयोग द्वारा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र राज्य तथा संघ क्षेत्रों द्वारा सबसे अधिक व्यय प्रस्तावित है सामाजिक क्षेत्र पर। 11वीं योजना के प्रारूप पत्र के अनुसार लक्षित समृद्धि दर के प्राप्त होने तथा जनसंख्या के 1.5% वार्षिक वृद्धि होने पर एक औसत भारतीय की वास्तविक आय दोगुनी हो जाएगी 10 वर्षों में। उत्तर प्रदेश की 11वीं योजना में औद्योगिक विकास की जो दर निश्चित की गई है वह है 10.5%। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक आवंटन प्राप्त हुआ भौतिक संरचना को। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई निर्माण कार्यों में। 11वीं पंचवर्षीय योजना में आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी के संस्थान स्थापित किए गए जाएंगे 8। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से 2012। 11वीं योजना के अनुसार कृषि उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य है 4%। भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में। योजना आयोग का अंत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
संविधानेतर संस्था योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबंध है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने में। राष्ट्रीय विकास परिषद गठित की गई थी 6 अगस्त 1992। 10वीं योजना की समाप्ति तक साक्षरता दर बढ़ाकर पहुंचानी है 75%। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन आरंभ किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में विनियोग दर बचत दर से अधिक थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समृद्धि दर अधिकतम थी फल एवं सब्जियों में। 10वीं योजना परिव्यय में सर्वाधिक प्रतिशत आवंटित किया गया था ऊर्जा क्षेत्र को। 10वीं योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन में अर्थव्यवस्था के वार्षिक विकास की दर रखी गई है 7%। योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी 10वीं योजना। आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। दशम पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर का लक्ष्य है 8.0%। दशम पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर लक्षित है संचार में। दशम पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है व्यापार के लिए। सरकार के अनुमानों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक निवेश का आकार होगा 1000 बिलियन। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन की वृद्धि दर अनुमानित है 4.0%। राष्ट्रीय विकास दर द्वारा स्वीकृत 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 हेतु प्रस्तावित परिकल्पना पत्र में विकास का निर्दिष्ट लक्ष्य है 9%। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव दिया गया था जी मेडल द्वारा। कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम अपना गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। 7वीं योजना में IRDP के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई थी संपूर्ण परिवार का अंगीकरण। योजना आयोग की 999-2000 रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत पाया जाता है उड़ीसा में। योजना आयोग की रिपोर्ट 1999 और 2000 के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य उड़ीसा। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है मिश्रण अर्थव्यवस्था। संघ सरकार के 2011-12 के बजट में किसान के लिए बैंक ऋण के समयानुसार भुगतान पर प्रभावी ब्याज दर है 4%। 1999 से 2000 की कीमतों पर भारतीय अर्थव्यवस्था की वार्षिक समृद्धि दर 2005-2006 के वर्ष में आंकी गई 8 तथा 9% के मध्य। भारत में योजना के आरंभ के किसी भी पंचवर्षीय योजना में अच्छादित कुल वर्षों की संख्या थी 6। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किया गया था 1975 में। भारत में अनावृत योजना कार्यशील थी 1978-79 में। 2001-2002 वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर रही 5.4%। कृषि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? दालें। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण है? फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड। गन्ना उत्पादन 2013 में राज्यों का सही अवरोही क्रम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा वर्ष 2017 से 18 में भी। भारतवर्ष में फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई 1985 में। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या 9। काम के बदले अनाज कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 1977 में। भारत में दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग चीनी उद्योग। भारत में सबसे बड़ा उपभोक्ता है चीनी का। हरित क्रांति से भारत के सबसे ज्यादा लाभान्वित राज्य पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि के प्रारूप को बदलना तथा भू प्रबंधन का सुधार, ये सभी लक्ष्य हैं शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया गेहूं के उत्पादन में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं थी तिलहन। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशनों में सम्मिलित नहीं थी तिलहन। NAFED संबंधित है कृषि उत्पादकों के विपणन से। NAFED संबंधित है कृषि विपणन से। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता का शीर्ष संगठन नेफ्ड। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ गेहूं। भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक 2015 में हो गया थाईलैंड को प्रतिस्थापित करते हुए। 2019 में शीर्ष देश भारत, थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान। चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है भारत में। धान उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कितना है? द्वितीय। माही सुगंधा प्रजाति किसकी है? धान की। बासमती चावल की संकर प्रजाति पूसा RH10। धान की उत्पादकता सर्वाधिक है पंजाब में। धान की उत्पत्ति हुई दक्षिण पूर्व एशिया में। संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का। मटर का पत्ती विहीन जाति है अपर्णा। बारानी द्वीप किसमें है? धान की। विश्व में धान उत्पादन में भारत का स्थान है द्वितीय। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है चीन में।
पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है धान की। वह कृषि उत्पाद जो अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है, बासमती चावल। देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है। कर्नाटक। दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश में। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु। वर्ष 2011-12 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन हुआ उत्तर प्रदेश। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश। ऑपरेशन फ्लड सेकंड का संबंध है दुग्ध आपूर्ति से। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संतुष्टि करता है कृषि लागत एवं कीमत उद्योग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई 1985 में। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र 20 मूंगफली के क्षेत्र अंतर्गत क्षेत्र के अंतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य क्या है? पंजाब। पीत क्रांति से संबंधित है तिलहन उत्पादन। दो दाल वाली तिलहनी फसल है मूंगफली। मूंगफली मुख्य फसल है गैम्बिया की। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है कृषि। हरित क्रांति नई व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई 7वें दशक के दौरान। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है ये हैदराबाद में। उत्तर प्रदेश में 2011 से 2012 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान था 24.5%। कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है वाणिज्यिक बैंक। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर ऋणात्मक रही 2004-2005 में। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है ऑक्सीजन की कमी। सबरंग सरकार के नए कृषि पैकेज में प्रावधान नहीं है ऋण भुगतान में माफी। कृषि गणना 1995-96 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जोतों में सीमांत जोतों का प्रतिशत है 73.8%। भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है कॉफी व चाय उत्पादों के लिए। पर इसका अब दूसरा पार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है।